एपिसोड 21। आइसक्रीम शॉप के ओवन सामने खड़ी उस मासूम सी लड़की को भिखारी समझ गुस्से से अपने हाथों से दूर धक्का दे दिया, जिससे वो लड़की एकदम से डर के कारण कांप गई और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। लेकिन एक झटके से दूर फेंके जाने पर वो गिरती कि उससे पहले ही दो मजबूत बाहों की पकड़ उसके नाजुक से कमर पर आकर लिपटी। पूर्ण विराम। और उसे तुरंत एक झटके के साथ ही अपने करीब खींच लिया। सामने खड़े उस शॉप के मालिक ने जैसे ही उस शख्स को देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी की बड़ी रह गई और शरीर अचानक से किसी बुरे संकेत के साथ कांप उठा। भला वो अपने सामने खड़े उस लड़के को पहचान कैसे नहीं पाता। ये कोई और नहीं बल्कि पूरे भारत के दिल पर राज करने वाला द ग्रेट इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन सर्वस्व सूर्यवंशी था। पूर्ण विराम। जिसके बाहों में छुपी वो लड़की बिल्कुल एक छोटे से बच्चे को तरह लग रही थी। सर्वस्व ने आराम से उस लड़की के सर को अपने हाथों से सहलाया और फिर उसकी सिसकने की आवाज़ सुन एक गुस्से से भरी हुई नज़र सामने खड़े उस आदमी पर डाल उसने आहिस्ते से वापस उस छोटी सी लड़की के बालों को सहलाते हुए धीमे आवाज में कहा, शू शू शांत शांत बेबी गर्ल, देखो तुम गिरी नहीं हो और न ही तुम्हें कहीं चोट आई है। यू आर सेफ। ओके चलो अब चुप हो जाओ। आज तक अपनी लाइफ में जितने प्यार से उसने अपने परिवार के सामने नौटंकी नहीं की होगी, उससे कहीं ज्यादा प्यार से तो वो आज किसी लड़की को चुप करा रहा था, वो भी उसे अपने बाहों की गिरफ्त में कैद किए हुए। पूर्ण विराम। वो टकले अंकल गंदे हैं, बहुत गंदे हैं। उन्होंने इरा बेबी को डांटा और धक्का भी दिया। मैं तो यहाँ सिर्फ आइसक्रीम खाने आई थी, लेकिन इन अंकल ने इरा से बदतमीजी से बात करी और उसे मरना भी चाहा। ये छोटी सी और मासूम सी दिखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद इरा ही थी। पूर्ण विराम। जो आज अपनी काकी माँ के साथ बड़ी मुश्किल से अपने सौतेली माँ की परमिशन मिलने पर किचन के सामान के लिए शॉपिंग पर आई थी, लेकिन अचानक से भीड़ बढ़ जाने पर वो उनसे दूर हो गई और जब इरा ने उन्हें ढूंढने की कोशिश करी, तब खुद ही वो आज पहली पूरे 6 महीने बाद बाहर आने के कारण सड़कों और लोगों की भीड़ में ही गुम हो गई। पूर्ण विराम। सर्वस्व जैसे एक हटे कट्टे व्यक्तित्व के मालिक के वाले लड़के के बाहों में चिपकी हुई वो लड़की सामने से दिखने में बिल्कुल एक शेर के पास छुपा हुए चूहे की तरह दिख रही थी। इरा ने सर्वस्व के ब्लैक कोट को अपने नन्हे हाथों की मुट्ठी में कसकर पकड़ उसने अपना छोटा सा चेहरा घुसाकर सिसकते हुए बोली, पूर्ण विराम। जिसे सुन अचानक से सर्वस्व को अपने दिल को धड़कने एक तेजी के साथ ही बढ़ती हुई महसूस हुई। ये करीबी, ये एहसास बेहद अलग था उसके लिए, जिसे उसने कभी भी आज तक अपनी 26 साल की उम्र में पहले कभी महसूस ही नहीं करी थी। उसने खुद के अंदर आए इन अलग से एहसासों को दूर झटका और फिर वापस से उसके सीने में अपना मुंह छुपाए सिसकती हुई इरा के बालों को सहलाते हुए बोला, शू एकदम शांत बेबी गर्ल, देखो अब मैं आ गया हूं ना, अब मैं तुम्हें इन अंकल से भी बचा लूंगा, ठीक? चलो अब चुप हो जाओ और अपने। उसने जैसे ही इरा का चेहरा अपने लंबे हथेलियों में भर ऊपर करते हुए आगे कुछ कहना चाहा, कि उससे पहले ही उसकी वो एम्बर आंखें सीधा सामने खड़ी उस बेहद खूबसूरत सी परी पर थम सी गई, जिसका छोटा सा बेहद मासूम चेहरा रोने के कारण लाल हो गया था। पूर्ण विराम। उसके उस दिलकश खूबसूरती पर थमी हुई सर्वस्व की आंखें जैसे अब उससे दूर हटना ही न चाहती हो। ऐसा नहीं था कि उसने इरा को अभी देखा, बल्कि उसने तो अपनी कार में बैठे बैठे ही अचानक से स्ट्रीट पर खड़ी एक छोटी सी लड़की पर निगाहें जाकर जम गई थी, जिसका चेहरा तो दूसरी तरफ था कि लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल छोटे बच्चों वाली। कोष्टक। काफी वक्त तक उसने उस लड़की के हरकतों को नोटिस किया और अंत में जब उसने आइसक्रीम शॉप के मालिक का इतना बुरा बर्ताव उस लड़की के प्रति देखा, तो खुद को उसे प्रोटेक्ट करने और अपनी बाहों में भरने से रह नहीं सका। अभी भी वो अपनी बात आधे पर ही भूल इरा के मासूमियत से भरे हुए मासूम और मनमोहक चेहरे को देखा जा रहा था, जो अब खुद भी उसकी एम्बर आंखों में अपनी काली आंखों से झांक रही थी। पूर्ण विराम। पर अंकल आप कौन हो, और आपने मुझे इन गंदे वाले टकले अंकल से क्यों बचाया? क्या आप मुझे जानते हो? पर मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं जानती। आपको पता है मेरी काकी माँ कहती है को किसी भी अनजान आदमी से बात नहीं करनी चाहिए, समझे? इरा की पहले कही गई बात को सुन सर्वस्व को आंखें छोटी छोटी हो गई। क्या ये पिद्दी सी लड़की उसे नहीं जानती? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। उसे यानी कि 10 सर्वस्व सूर्यवंशी को, जिसके पीछे पूरे दुनिया की लड़कियां दीवानी है, उसे ही ये पिद्दी सी लड़की पहचानती ही अब उसे न जाने क्यों पर इस लड़की पर शक होने लगा था। शायद ये कोई ट्रैप हो उसके लिए, पर बात यहाँ ये थी कि इस लड़की के पास वो खुद आया था, ना कि इस लड़की ने उस अपने करीब आने को उकसाया था। हालांकि उसके इन उलूल जुलूल सोच पर रोक तब लगा जब उसने उसकी आगे की बात सुनी। पूर्ण विराम। क्या तुम सच में मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? उसने वापस से इरा की मासूम आंखों में झांकते हुए पूछा।
तो उसने भी धीरे से कंफ्यूजन भरे भाव को अपने फेस पर लाते हुए नामे हिला दिया, जिसे देख सर्वस्व ने एक लंबी सांस भरते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखा और फिर इधर उधर, जहां धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ रही थी और लोग उसे ही देखे जा रहे थे। अचानक से सर्वस्व को ध्यान आया कि उसने तो फेस मास्क पहना ही नहीं है। पूर्ण विराम। ओ गॉड! अगले ही पल उसने तुरंत इरा का चेहरा अपने सीने में छुपा लिया और एक नज़र गुस्से से सामने खड़े उस आदमी को धमकी भरी नज़रों से देख तुरंत इरा को अपनी बाहों में उठाए हुए कुछ दूरी पर खड़ी अपनी ब्लैक BMW में लेकर बैठ गया। इस वक्त वो अकेला था, इसलिए इरा को अपनी गोद में लिए हुए ही उसने तुरंत कार स्टार्ट की और वहां से स्पीड के साथ आगे बढ़ गया, जबकि बेवकूफ इरा उसे ही अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए देखती रह गई। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। दूसरी तरफ रायचंद कॉरपोरेशन, बड़ी सी बिल्डिंग के सबसे ऊपर बने हुए एक बड़े से केबिन का माहौल इस वक्त बेहद खराब था। जो केबिन अभी कुछ देर पहले तक एकदम साफ सुथरा और आलीशान सा था, अभी वही किसी कबाड़ खाने के कमरे की तरफ लग रहा था, जिसके चारों तरफ ग्लास की टेबल, शोपीस, फ्लावर वासेस, एंटीक पीसेस, पिलो और ऐसे ही न जाने क्या क्या टूटकर बिखरा पड़ा हुआ था। पूर्ण विराम, जिसे अगर उस ऑफिस के किसी भी मेंबर ने गलती से भी देख लिया होता तो ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पाता कि इसकी कंपनी के CEO का केबिन ऐसा होता है। उसी केबिन के बाहर बड़े से बोर्ड पर CEO ऑफ रायचंद कॉर्पोरेशन मिस्टर विनय रायचंद लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि अगर वो केबिन साउंड प्रूफ ना होता तो अंदर से आती अभी भी चीजें टूटने की आवाजें। पूर्ण विराम, उस फ्लोर पर मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। आई किल्ड डेड बीच, आखिर उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की, वो भी उन सूर्यवंशियों के सामने। अपनी इस बेइज्जती का बदला तो मैं उससे लेकर ही रहूंगा। आई विल किल डेड बीच, आई विल किल यू आर्या कपूर। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। पहले तो उसने मुझसे मिसेज त्रिजल सूर्यवंशी का खिताब छीना, फिर उसके साथ ही उसके नाम में मिलने वाली प्रॉपर्टी भी छीनी मुझसे। सिर्फ इतना से ही उस बीच का मन नहीं भरा तो उसने सबको अपनी तरफ कर मेरे खिलाफ कर दिया, और फिर अब तो उसने त्रिजल के बेड तक जाने के बाद उसके बेड तक को भी मुझसे छीन लिया, उसके करीब तक जाने नहीं दिया मुझे और खुद उसके साथ ऐसा कर रही है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। आखिर मुझ में कमी क्या है मयंक? क्या तुम मुझे बता सकते हो? आखिर क्यों पिछले 4 सालों से उस त्रिजल सूर्यवंशी ने मुझे आपने करीब तक आने नहीं दिया? आखिर क्यों उसने मुझे कभी मेरे अंदर तक नहीं छुआ? आखिर कमी क्या है मुझे में जो उसने आज तक मुझे सिवाय एक किस करने के और कुछ भी नहीं करने दिया? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। क्या उसे ये लगता है कि मैं उस आर्या से ज्यादा अच्छे तरीके से उसे सेटिस्फाइड भी नहीं कर पाऊंगी? हाँ बोलो ना मयंक, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ जो वो त्रिजल मुझसे प्यार करने के बावजूद भी मुझे छूता नहीं और न ही मुझे अपने करीब आने देता है? एक मिनट कहीं उसे हम पे मुझ पर शक तो नहीं हो गया? पूर्ण विराम। जो अपनी बीवी से नफरत करने के बावजूद भी उसने उसे न सिर्फ छुआ बल्कि उसके साथ इंटीमेट भी हुआ? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा, इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, और वो हमें छोड़ेगा नहीं। कमरे में मौजूद बाकी का सारा सामान भी मलिश का किसी पागल की तरह तोड़ते हुए पूर्ण विराम अपने सामने खड़े मयंक रायचंद से बोली, जो खुद गुस्से से उबलते हुए उसे ही घूरे जा रहा था। अचानक से जैसे ही मलिश्का ने एक वास उठाकर दूसरी तरफ फेंका, मयंक ने सीधा एक थप्पड़ खींचकर उसके गालों पर रसीद दिया, जो इतना तेज था कि अगले ही पल एक तेज आवाज के साथ मलिश्का नीचे फर्श पर अपने गाल पर अपना हाथ रखे गिरी हुई पड़ी थी। पूर्ण विराम। शट अप यू इडियट गर्ल, तुम्हें समझ नहीं आता है कि कब क्या कहना चाहिए और क्या सोचना चाहिए? हाँ, और एक बात अपनी कान खोल कर सुन लो, आइंदा से ये लफ्ज अपने होंठों पर मत लाना कि त्रिजल ने तुम्हें छुआ तक नहीं है, वरना उसको बेवकूफ बीवी को जो इतने महीनों से तुमने इंटीमेट सीन वाली वीडियो और तस्वीरें से उलझा रखा है ना, वो सबसे पहले तुम्हें ही भारी बाजार में बेइज्जत करेगी। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। जो तुमने आज तक त्रिजल के पीठ पीछे उसके साथ किया है ना, उसका बदला तो अभी जो लेना शुरू करी है उससे भी कहीं गुना ज्यादा बदतर तरीके से लेगी। वो कोई शांत और सीधी साधी लड़की नहीं, वो तो उस त्रिजल के प्यार में पागल हो गई थी, इसलिए ऐसी बन गई थी। खैर ये सब छोड़ो और चलो अब तुम्हारा मूड भी ठीक करते हैं, साथ ही ये भी कि तुम मुझे तो सेटिस्फाइड कर सकती हो या नहीं। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अपनी बात का रुख बदलते हुए मयंक ने सामने अस्त व्यस्त कपड़ों की हालत में खड़ी मलिश्का को ऊपर से लेकर नीचे तक अचानक से देखा, तो खुद को कंट्रोल ना करते हुए उसने अंत में अपनी बात खत्म कर उसके वन पीस शॉर्ट ड्रेस को उसके ब्रेस्ट से पकड़ एक झटके में फाड़ कर दूसरे तरफ फेंक दिया और तुरंत उसे अपनी गोद में उठा पास रखे सोफे पर पटक दिया। पूर्ण विराम। इतनी बेताबी नॉट बैड मिस्टर रायचंद।
डोंट वरी, भले ही अब तक वो त्रिजू बेबी मेरे करीब ना आया हो, लेकिन अब बहुत जल्द उसे सच में अपने बेहद करीब लाऊंगी। लेकिन उससे पहले लेट्स एंजॉय, उसने धीरे से कहा और अगले ही पल मयंक के होंठों को अपने होंठों में भर उसे एग्रेसफुली किस करने लगी, जिसमें मयंक भी उसका पूरा साथ दे रहा था। कुछ ही पल बाद उनके कपड़े फर्श पर हुए थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ वाइल्ड होकर इंटीमेट हो रहे थे, इस बात से अनजान कि उनके इस बेस्ट मूवी की रिकॉर्डिंग बेस्ट कैमरा से हो रही है, वो भी सबसे बेस्ट एंगल के साथ। आज भले ही सब अपने अपने में गुम हो, लेकिन आगे आने वाला समय सबके लिए बहुत बड़ा झटका और तूफान लेकर आने वाला था। पूर्ण विराम। डियर रीडर्स, कहानी का असली ट्रैक अब कल से एपिसोड से शुरू होने जा रहा है। उम्मीद है आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। बाकी मेरा कुछ लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज है जो ये कह रहे हैं कि मैंने फीमेल लीड को बेवकूफ़ और कमज़ोर बनाया है। मैं एक लड़की होकर दूसरी लड़की के साथ बुरा कर रही हूँ, तो आई एम सो सॉरी मैडम लोग, मैंने जैसे ये कहानी सोची थी वैसे ही लिखूंगी। आज ये लास्ट नोट है उन लोगों के लिए जिन्हें कहानी में फीमेल लीड का किरदार हद से ज़्यादा घटिया और बुरा लगा रहा है। मैडम जी, मुझे ये समझ नहीं आता है कि जब बाकी दूसरी कहानियों में हीरो हीरोइन को टॉर्चर करता है, हर रात उसका रेप करता है और लास्ट में बिना उसे कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिले आप जैसे रीडर्स उसके कुछ अच्छे बर्ताव को देख एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे बहुत सी कहानियां जहां आप लोग एक औरत को बहुत बुरी तरह से मोलेस्ट होते हुए पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ एक मेरी ही कहानी मिली है वर्जन, और लड़की होकर लड़की के लिए ऐसा लिखने वाली खराब राइटर का टैग दे दिया है। बाय गॉड, अरे नहीं अच्छा लग रहा है तो ना पढ़ो, लेकिन ऐसे ही इस बात का नारा मत लगाओ कि आर्या के ऊपर मोलेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है। एक लड़की हूँ और आज के समय में जो हो रहा है उसे ही देखकर लिख रही हूँ। आपके नज़र में सब पति पत्नी का रिश्ते बड़ा अच्छा होता होगा, लेकिन अब सब बीवी से ज़्यादा बाहर वालों सा ख्याल रखते हैं। बाकी प्यार में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ को नाग में डालना होता है। अगर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में जीवोगी तो बिना प्यार की रहो। एपिसोड 22। डियर रीडर्स, हम तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और साथ में हमें खुश कर खुश भी। वेल कुछ भी कहो, हम ऐसे है ही, हमें आप सबका कोसना बनता भी है, पर क्या कर सकते हैं, हम भी अपनी आदत से मजबूर हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी कहानी लिखने से बाज नहीं आते। खैर काफ़ी दिनों बाद यहाँ आना हुआ तो उसकी वजह भी बता देते हैं हम आप सबको। सच कहूँ तो हमारी इस कहानी पर किसी ने क्लेम कर दिया था कि ये वॉयलेंस और टॉर्चर वगैरह जैसा ऑब्सेसिव सीन ज़्यादा लिखती है, जिसके कारण हमारा ये कंटेंट ब्लॉक हो गया था। उसके बाद हमने एक बार कोशिश की इसे सही कराने की, लेकिन जब नहीं हुआ तब हमने भी छोड़ दिया। पर कुछ दिन पहले ही जब आप सबके कमेंट्स पढ़े तो बहुत बुरा लगा ये जानकर कि हमने आप सबको कितना हक किया है। इसलिए इसके खातिर पॉकेट टीम से बात की तो ये कहानी फ्री हो गई। अब हम इसे आगे बढ़ा भी सकते हैं और नहीं भी। वैसे कहानी से तो आपकी कनेक्टिविटी टूट ही गई होगी, लेकिन फिर भी पूछना चाहता है, अभी भी कोई है क्या जो ये कहानी आगे पढ़ना चाहता है? कमेंट्स बॉक्स में बताना ना भूले। बाकी हम ये बात साफ कर देना चाहते हैं कि हमने खुद से इस कहानी को पहले बंद नहीं किया था। जब कुछ रीडर्स को ये पसंद नहीं आई तब उन्होंने इसे रिपोर्ट कर दी और अंत में ये सारा मसला हो गया। हम भी काफ़ी व्यस्त थे इसीलिए इसे सुझाने की कोशिश नहीं की, पर जब आपके तरह ही कुछ रीडर्स ने हमसे प्रतिलिपि पर कांटेक्ट किया और ये सारी बातें बताई कि वो अभी भी इस कहानी को आगे पढ़ना चाहते हैं, तब हम वापस यहाँ आए और आप सबका कमेंट्स रिस्पांस देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गया। आप सब हमें और हमारी कहानियों को इतना प्यार देने ये हमने कभी नहीं सोचा था। आज यहाँ वापस लौटना का कारण आप सबका प्यार ही है। सच कहे तो बहुत से रीडर को हम जरा भी पसंद न हो, खासकर उनका विश्वास भी हम पर कायम अब न रहा हो, लेकिन फिर भी हम एक बार और कोशिश करना चाहते हैं कि आपकी राय इस कहानी के प्रति आगे क्या होनी चाहिए। क्या आप इसे आगे पढ़ना चाहते हैं या नहीं? हमें और हमारी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं या नहीं इसका नहीं पता, पर फिर भी अगर किसी को हमसे कोई सवाल करना हो, कुछ बताना हो तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर। आईडी मेरी ये है _flyoffantasy_। अगर ये न खुले तो आप हमारी प्रोफाइल पर जाकर लिंक यूज़ कर सकते हैं। बाकी हमारे सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास पूरे 5 दिन का समय है। उसके बाद आपके लिए गए मैसेज को पढ़कर ही हम ये फैसला करेंगे कि ये कहानी आगे बढ़ाए या नहीं। अगर आप सबका रिस्पॉन्स ज़्यादातर येस हुआ तो कहानी के पार्ट्स डेली 1 अगस्त से आएंगे, अगर ना तो फिर सिंपल है, कहानी आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं। बाकी अगर रिस्पॉन्स भी नहीं आया तो भी हम इसे आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आखिर ऐसे में जब कोई पढ़ने वाला ही नहीं रहेगा तो हमें मेहनत करके क्या फ़ायदा। मिलते हैं जल्द आपके जवाब के साथ। पूर्ण विराम। एपिसोड 23। अब आगे। एक बड़ा सा कमरा, जिस कमरे के अंदर रोशनी के नाम पर सिर्फ एक हल्की पीली लाइट ही जल रही थी और उसी लाइट के ठीक नीचे एक बड़े से सिंगल सोफे पर बैठा त्रिजल।
धीरे धीरे अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगार का कस भरते हुए बस एकटक बिना किसी भाव के सामने फर्श पर गिरे अधमरी हालत में पड़े हुए आदमी को घूरे जा रहा था। पूर्ण विराम, जिसकी हालत इस वक्त इतनी खराब थी कि उसकी सांसें भी जैसे कभी कभी अपना दम तोड़ सकती थी। इन सब के बावजूद अभी भी उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई पछतावा या फिर यूं कह लिया जाए कि अपनी मौत का खौफ उसके चेहरे पर जरा सा भी झलक नहीं रहा था, बल्कि वो तो मुस्कुरा रहा था। और उसकी उसी मुस्कान पर इस वक्त त्रिजल सूर्यवंशी पूर्ण विराम अपनी खूंखार नजरें जमाए बैठा हुआ था। अचानक से उसके होंठ ऊपर ही तरफ उठे और फिर वो खुद भी अगले ही पल मुस्कुरा उठा। हाँ, मानना पड़ेगा तुम्हें बड़ी हिम्मत है तुम में, शायद इसलिए ही कपूर साहब तुम्हें अपने पास रखते थे। क्यों? त्रिजल के बातों में सामने बैठे उस इंसान के लिए व्यंग भरी हंसी साफ साफ झलक रही थी। पूर्ण विराम, जिसे सुन सामने बैठे आदमी के जख्मों भरे चेहरे पर मुस्कान उभर आए जो धीरे धीरे तमाम दर्द के भाव को सहते हुए भी हंसी में बदल गई और वो हंसते हुए सामने बैठे त्रिजल की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हें क्या कहता है, तुम उसे बचा लोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर शिकार और शिकारी एक हो तो किसी के आ जाने से शिकार का बचना मुमकिन तो हो सकता है, लेकिन जब शिकार एक और शिकारी दर्जनों की तादाद में हो तो क्या करोगे तुम? हम बोलो, नहीं, तुम भी नहीं बचा पाओगे उस शिकार का शिकार होने से, क्योंकि उस शिकार पर खूंखार शिकारियों की नजरें जमी हुई है जो बस मौके की तलाश में है। जैसे शिकार उनके नजरों के सामने आया वैसे ही उन्होंने अपना काम तमाम करना है, और ये यकीनन बहुत जल्द होगा। त्रिजल सूर्यवंशी पूर्ण विराम, बहुत जल्द, जिसे बचाने के लिए तुम खुद भी उसकी नफरत सह रहे हो ना, वो कभी नहीं बच पाएगी, कभी नहीं, और ना ही कभी तुम उसे बचा पाओगे, क्योंकि जिनके खुद के घर में विभीषण हो उसका सर्वनाश होना तो पक्का है। यकीन मानो, बेशक तुम पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत और कस लो, लेकिन फिर भी तुम कभी उसे और अपने परिवार को तबाह होने से नहीं। आह, उद्धरण चिन्ह। उस आदमी ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उससे पहले ही एक तेज हवा को चीरती हुई गोली सामने से आए और सीधा उसके माथे के बीचों बीच एक बड़ा सा होल बनाते हुए बाहर की तरफ निकल गई। बहुत बड़ी गलती तुमने कपूर के आदमी। तुम क्या ऊपर वाला भी कभी त्रिजल सूर्यवंशी को समझ नहीं सकता? हैव अ वेरी बैड जर्नी, क्योंकि अब हैप्पी जर्नी मैं किसी की जिंदगी में आने नहीं दूंगा। पूर्ण विराम, वो अपनी जगह से उठा और फिर अपने हाथ में पकड़े गन को अपनी गर्दन टेढ़ी करके घूर के देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, क्या क्या नहीं करना पड़ रहा बच्ची तुम्हारे लिए? अब अगर इसका हर जाना भी तुमसे न लूं तो मैं बिजनेसमैन कैसा? आई एम कमिंग स्वीट हॉट, बी रेडी टू बेकम माइन फॉर एवर इन द फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड, ताकि उनके अंदर कम हो रही त्रिजल सूर्यवंशी नाम के खौफ को भी मैं ऊपर बढ़ता हुआ देख पाऊं। इसी के साथ हा हा हा, अगले ही पल उस पूरे खून से भरे कमरे में उसकी खूंखार हंसी की आवाजें गूंजने लगी, जिसे सुन बगल में खड़े अक्षत की भौएं ऊपर की तरफ उठ गई और खुद से ही बड़बाया, लो जाग गई इसकी सनक। चलो भी अब, उसने त्रिजल की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, जिसे सुन बदले में त्रिजल ने उसकी तरफ अपनी भावहीन निगाहों से घूरा और फिर शातिर तरीके से मुस्कुरा कर बोला, सुना है आजकल होटल कमरे में तुम्हारा आना जाना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। क्यों? सही कहा ना मिस्टर अक्षत अग्निहोत्री? त्रिजल की इस बात को पूरी तरह इग्नोर करते हुए अक्षत ने एक नज़र उसे देखा और फिर गुस्से से अपना पैर पटकते हुए वहां से आगे निकल गया, जबकि पीछे खड़ा त्रिजल अब उसकी तरफ अपनी मजाकिया भरी नजरों से देखते हुए सामने पड़ी लाश को अपने पैरों से धक्का दे सीधा बाहर निकल गया। पूर्ण विराम, दूसरी तरफ मुंबई शहर के बीचों बीच बने बड़े से सिग्नल लाइट के दूसरे हिस्से में बने एक सुनसान से रास्ते में एक अकेली कार खड़ी थी, जिसके अंदर बैठा सर्वस्व इस वक्त बिना किसी भाव के अपने ऊपर चढ़ कर बैठी उस छोटी सी बड़ हो चुकी बच्ची की पीठ को सहलाए जा रहा था, जिसकी रो रोकर अब हिचकियां बंद चुकी थी। अंत में करीब पूरे 20 मिनट बाद पूर्ण विराम सर्वस्व से जब उसका रोना और बर्दाश्त ना हुआ, तब उसने बेहद कड़क लहजे में अपनी गोद में चढ़कर बैठी इरा को अपने आप से दूर करते हुए उसके चेहरे को अपनी तरफ कर उसे डांटते हुए भारी आवाज में बोला, चुप, अब एकदम चुप हो जाओ तुम, वरना अब अगर एक बार और तुम्हारे रोने या फिर सिसकने की आवाज मेरे कानों तक पहुंची तो मैं तुम्हें यहीं पर अकेला छोड़कर चला जाऊंगा, समझी? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। उसके इतना कहते ही अपनी मासूम आंखों से सिर्फ उसके चेहरे को ही अब तक निहारती इरा एकदम से अपने हाथ की मुट्ठी बना उनसे अपने आंसू पोंछते हुए अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से उसकी तरफ देख सिसकते हुए ही बोली, नहीं, अब इरा बेबी नहीं रोएगी पक्का, पर आप प्लीज इरा बेबी को अकेला छोड़कर मत जाओ ना, प्लीज इरा बेबी को सब छोड़कर चले। पूर्ण विराम, इरा बेबी अकेली है,
अगर इरा बेबी अकेली रहेगी तो उसकी मम्मा वापस से उसे मारेगी, बहुत मारेगी। नहीं नहीं आप कहीं मत जाना इरा बेबी को छोड़कर, ठीक है? आपसे इरा बेबी बिल्कुल भी नहीं रोएगी पक्का। उस मासूम ने लड़की ने वापस से खुद को अकेला पा अपनी माँ से मार खाने का सोच अपने होंठों पर मुस्कान लाते हुए सर्वस्व से कहा। पूर्ण विराम, जो उसे अब अपनी खामोश और शांत निगाहों से लगातार निहारे जा रहा था। उसने आगे बढ़ इरा की पीठ पर जैसे ही अपनी पकड़ा अनजाने में ही कसी कि इरा के छोटे से मुंह से आहे की दर्द भरी आवाज निकल पड़ी, जिसे सुन सर्वस्व ने उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देखा और फिर परेशानी भरे लहजे में बोला, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मैंने पूछा क्या हुआ, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? सर्वस्व ने परेशान हो इरा के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए पूछा, जिसे सुन इरा बेचारी इस बार फिर सिसकने लगी और बोली, वह आपने इरा की चोट को दुखा दिया, उसे अब दर्द हो रहा है। आप बहुत गंदे हो अंकल, बहुत ज्यादा। इरा बेबी आपसे अब कभी बात नहीं करेगी पक्का। उद्धरण चिन्ह। इरा की इस बात पर सर्वस्व ने जैसे ही अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठा इरा की पीठ को वापस से छूना चाहा, वो तुरंत पीछे खिसने लगी, जिसे देख सर्वस्व की आंखें एकदम से छोटी छोटी हो गई और अगले ही पल कुछ सोच उसने इरा को वापस से अपने करीब खींचा और फिर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, चलो अब मैं तुम्हें दवा दे देता हूँ, ताकि फिर तुम्हें दर्द भी न हो और तुम रो भी न। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारे पापा मम्मी का क्या नाम है? उसने कुछ सोच इरा के चेहरे को सहलाते हुए पूछा, जिसे सुन इरा ने पहले तो मुस्कुरा कर जवाब दिया, लेकिन अंत में अपनी बातें खत्म करते करते उसकी मुस्कुराहट उसके नन्हे होंठों से गायब हो चुकी थी और आंखों में शिकायत के भाव ने अपना डेरा जमा लिया था। मेरा नाम इरा बेबी है और इरा बेबी को अपने घर का तो कुछ पता नहीं। हाँ, पर मेरा घर बहुत बड़ा है। इतना बड़ा, इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथों को फैला दिया और फिर आगे कहा, पर वह इरा बेबी को कोई प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं। सब उसे मरते हैं, ढेर सारा काम करवाते हैं और फिर खाना भी नहीं देते। सब लोग गंदे हैं, बस मेरी। उद्धरण चिन्ह। ताई माँ को छोड़, वो मुझे प्यार भी करती है, खाना भी देती है और दवाई भी लगाती है, लेकिन बाकी किसी को भी मुझसे प्यार नहीं है। मैं आपसे एक चीज मांगू? उसने मासूमियत से सर्वस्व की आंखों में झांकते हुए पूछा, जो खुद भी उसके उस मासूम और हसीन से चेहरे को एकटक निहारे जा रहा था। ना जाने उसके दिमाग क्या चल रहा था, लेकिन इतना जरूर था कि छोटी इरा इसके दिमाग और जहन में धीरे धीरे बसती जा रही थी, खासकर उसकी वो मासूमियत जो किसी को भी उसकी तरफ आकर्षित करने की ताकत रखती थी। सर्वस्व ने धीरे से उसके कंधे पर अपने हाथ रखे और फिर उसे अपनी बाहों में भर गले से लगाते हुए धीमे मगर बेहद भारी आवाज में कहा, थम स्पीक बच्चे, मैं सुन रहा है, तुम्हें क्या कहना है? अपने बालों पर चलते किसी के इतने प्यार से हाथों को महसूस कर। पूर्ण विराम। इरा की आंखों में आंसू भर आए। आखिर भला कोई इंसान दरिंदगी और मार खाने के अलावा किसी और चीज को जानता ही न हो, जिसे उसके खुद के घर वाले प्यार न देते हो। ऐसे में किसी अजनबी इंसान का उसके प्रति ऐसा बर्ताव होने पर एक मासूम सा दिल रखने वाला, अभी भी अपने बचपने में जीने वाला इंसान रोएगा नहीं तो और क्या करेगा? इरा के साथ भी ऐसा ही कुछ था। उसने सर्वस्व के सीने पर अपना सर रख सिसकते हुए कहा, वो इरा बेबी को भूख लगी है। इरा बेबी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। इरा बेबी को किसी ने भी कुछ भी खाने को नहीं दिया। क्या आप मुझे कुछ खाने को दोगे? मैं आपको जरा भी परेशान नहीं करूंगी। पक्का इरा बेबी को नहीं पसंद करता, उसे कोई प्यार नहीं करता, मेरा कोई नहीं है। इरा ने अभी सिसकते हुए इतना ही कहा था कि उससे पहले ही सर्वस्व ने उसके चेहरे पूर्ण विराम को ऊपर उठा उसके होंठों पर अपनी उंगली रख उसे चुप रहने का इशारा करते हुए उसकी आंखों में झलक रहे अपने अक्स को अजीब सा भाव के साथ देखते हुए बोला, शू शू शू, मैं हूं ना तुम्हारा, आज से तुम मेरे साथ रहोगी। ओके स्वीट हॉट, और तुम्हें जो भी चाहिए होगा वो सब मैं तुम्हें ला कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी होंगी। बोलो, मानोगी ना? पूर्ण विराम। सच्ची? इरा बेबी को खाना भी मिलेगा क्या? और वो बड़े बड़े जो व्हाइट कलर के घर होते हैं वहाँ बैग लेकर जाने को भी मिलेगा क्या? उसका मतलब कॉलेज से था, क्योंकि इरा ने मुस्लिम से अभी सिर्फ 12th पास किया था, जिसके बाद से कभी उसे कुछ पढ़ने नहीं दिया गया, जहाँ तक कि वो स्कूल भी नहीं गई, सिर्फ घर पर ही पढ़ी और उसके पेपर भी कोई और देता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि सिंघानिया परिवार उसे दुनिया से छुपा कर रखता था। ये सब अतीत के पन्नों में छुपे गहरे राज की तरह थे, जिनका खुलासा भी वक्त आने पर होने ही वाला था। अब ये वक्त कब आता है और कैसे आता है, ये सब कुछ उस वक्त के हाथ में ही था। और मुझे कार्टून देखने को भी मिलेंगे, परी वाले कपड़े भी। अगर ऐसा है तो इरा बेबी अंकल के सारे काम करेगी, जो भी वो उसे करने को कहेगा, क्योंकि इरा बेबी को सब आता है।
झाड़ू करना, साफ सफाई करना, खाना बनाना, और हाँ, मैं आपके सर की मालिश भी कर दूंगी पक्का, पर प्लीज आप मुझे मेरी माँ की तरह मरना नहीं। पूर्ण विराम। अभी इरा के जिस चेहरे पर मुस्कान उभर आई थी वो डर और घबराहट से भर उठा, जिसे देख सर्वस्व ने उसके पैरों को स्प्रेड कर उसे अपनी गोद एक साइड से बैठाते हुए अपने सीने से लगा लिया और फिर उसके बालों पर हल्का सा किसकर मुस्कुरा कर बोला, डोंट वरी, तुम जो चाहोगी तुम्हें वो सब मिलेगा और कोई तुम्हें ना डांटेगा और न ही मरेगा, समझी, लेकिन तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम। उसकी इस बात पर इरा ने अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देख सर्वस्व ने कुछ सोचा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसने कार स्टार्ट की और फिर देखते ही देखते हवा से गुफ्तगू करती हुई उनकी वो कार आगे निकल गई अपनी नई मंजिल की ओर, जहां जिंदगी एक नए रंग और नए सवेरे के साथ उनका स्वागत करने वाली थी। साथ ही आने वाली थी अनेकों कठिनाइयां जो पूर्ण विराम या तो उनकी मंजिल को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देती या फिर हमेशा हमेशा के लिए एक, अब ये तो या तो ऊपर वाला बता सकता था या फिर खुद आगे आना वाला वक्त, जो कईयों को जिंदगी की उलझी हुई गांठ को खोलने वाला था, या फिर और उलझने ये तो सिर्फ अब मैं यानी कि आपकी राइटर साहिबा ही आपको आगे आने वाले पार्ट में बता सकती है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और पढ़िए मेरी ये कहानी। पूर्ण विराम। एपिसोड 24। अब आगे। सूर्यवंशी पैलेस। अपने कमरे में बैठी आर्या इस वक्त अपने हाथ में पकड़े उस बेहद खूबसूरत ब्राइडल लहंगे को देखे जा रही थी, जिसे उसने न जाने कितनी ही रातें आंखों में काट कर अपने सपने की दुनिया से इस हकीकत को दुनिया में उतारा था। ये वो ब्राइडल लहंगा था जो अभी आज ही सुबह लॉन्च हुआ था। पूर्ण विराम। उसका मन तो बिल्कुल नहीं था अपने इस कारागिरी को दुनिया वालों के सामने लाने का, उसे बेचने का, पर वो इसे खुद के करीब रखना चाहती थी, इसे खुद पहनना चाहती थी, लेकिन अफसोस ये मुमकिन हो नहीं था, क्योंकि उसके माथे से तो सिंदूर कब का मिट चुका था। उसका तलाक हो चुका, उसका पति, उसका प्यार उसे छोड़ बहुत जल्द अपने प्यार से शादी करने वाला था। पूर्ण विराम। पर वो क्या, उसकी जिंदगी क्या, उसके सपनों का क्या? आज वो हर जगह से सिर्फ अकेली थी, निराश थी। वो इस लहंगे को अपने पास रख भी लेती तो भी क्या, उसकी जिंदगी से तो लाल रंग चला गया था ना। हालांकि इतना कुछ सहने के बाद भी न जाने वो कैसी इतनी बेशर्म बन बैठी है कि अभी भी उसका दिन और वह खुद यह मानने को तैयार नहीं थे कि उसके मिस्टर खड़ूस उसे छोड़ किसी और के पास जा सकते हैं। पूर्ण विराम। उसे छोड़ किसी और से प्यार कर सकते हैं, उसे छोड़कर किसी ऐसे इंसान को चुन सकते हैं जिन्हें उनकी जिंदगी में आए महज अभी सिर्फ 2 से 4 साल ही हुए होंगे। उसका दिल कभी भी यह बात मानने को तैयार नहीं था कि उनका तलाक हो चुका है और वह हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। 6 महीने पहले ही उनकी राहें एक दूसरे से अलग हो चुकी है। पूर्ण विराम। वो कैसे इतनी कमजोर और लाचार बन गई कि अपने आंसू तक को अपनी आंखों में कैद नहीं कर पा रही थी, अपने दर्द को वह अपने दिल में कैद नहीं कर पा रही थी। अपने साथ इतना कुछ करने के बावजूद, फिर चाहे वह बेइज्जती हो, रुसवाई हो या फिर बेवफाई ही क्यों न हो, वो अब भी त्रिजल से नफरत क्यों नहीं कर पा रही थी? क्यों अभी भी वो एक मूर्ख और अबला नारी बनी बैठी है, जो कभी वो थी ही नहीं? पूर्ण विराम। आखिर कैसे और क्यों उसने खुद को इतना नीचे गिरा दिया? आखिर कैसे वो अपने साथ, अपने व्यक्तित्व के साथ इतना गलत कर सकती थी? कैसे वो अपने आप को बदल सकती थी? ये सब कुछ आज गहराई से सोचने पर आर्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। आज वो आर्या रह ही नहीं गई थी जिसे कभी उसके मिस्टर खड़ूस बेहद प्यार किया करते थे। वो बदल गई है। किसके लिए? उस इंसान के लिए जो उसे अपनी जिंदगी में जरा सा भी ताज्जुब नहीं देता था। ये सारी बातें अचानक से आर्या से दिमाग पर हावी होने लगी। उसके हाथों की मुट्ठी कसने लगी, जो देखते ही इतनी कस गई कि उसके नाखून भी अब उसकी हथेली में चुभने लगे थे। वो तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और सीधा वहां से दूसरे तरफ लगे ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े बड़े से मिरर के सामने जा खड़ी हो गई। पूर्ण विराम। और फिर अपने उंगलियों से अपने चेहरे को छूते हुए वो अपने आप को उस समाने लगे शीशे में ऐसे निहारने लगी जैसे कोई पागल हो। वो पहले से ज्यादा पतली हो गई थी, उसकी आंखों की पलकें भारी और सूजी हुई दिखाई दे रही थी। उसके होठों के किनारे अभी भी हल्का सा कट का निशान झलक रहा था। उसकी आंखें अभी भी लाल और बेजान नजर आ रही थी। पूर्ण विराम। क्या कभी कोई इंसान ऐसा कह सकता था कि एक जिंदा दिल, खुशमिजाज, मस्तीखोर और चंचल स्वभाव की आर्या कपूर, जो रोते हुए को भी हंसाने की ताकत रखती थी, आज वो एक लाचार और बेबस लड़की नजर आ रही थी? देखा तुमने खुद को? क्या से क्या बन गई हो तुम आर्या?
वो भी उस इंसान के लिए जिसने कभी तुम्हें प्यार नहीं दिया, जिसने कभी तुम्हारी कदर नहीं की, जिसने हमेशा तुम्हें रुसवा किया, जिसकी तुम्हें तुम्हारी वफा के खिलाफ बेवफाई रास दी। उद्धरण चिन्ह। देख लो बेटा, आज क्या से क्या हो गई हो तुम। क्या ऊपर से अगर तुम्हारे दादा साहेब तुम्हें ऐसी हालत में देख रहे होंगे तो वहाँ वो मरने के बाद भी तिल तिल कर नहीं मर रहे होंगे? क्या तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी ऐसी हालत देख दर्द नसीब नहीं हो रहा होगा? क्या तुम खुद ये नहीं सोच रही तुम्हारी अंतर आत्मा और तुम्हारा व्यक्तित्व भी रो रहा है? वो भी अपना पहचान वापस पाना चाहता है। वो फिर से लोगों को अपने आगे झुकना चाहता है, फिर चाहे वो जबरदस्ती हो या फिर इज्जत के साथ। उसे अब अपना खोया हुआ स्वाभिमान और गुरूर वापस चाहिए। अब इस आर्या को भी मरना चाहिए ताकि इसकी जगह असली आर्या कपूर पूरी दुनिया के सामने आ सके। अब बस कर दो सब, किसी के लिए भी कोई भाव अपने दिल और दिमाग में मत छाने दो। तुम क्या हो और क्या क्या कर सकती हो, ये सोचो और लौट आओ अपने स्वाभिमान के श्रृंगार में वापस। क्या पता इस बार अगर तुम उठी तो जिंदगी खुद तुम्हारा हाथ अपने हाथों में थाम ले। क्या पता अब तुम्हारी नसीब में भी खुशियां आ जाए। इतने गम सहने वाले कभी भी गम सहने से डरते नहीं। एक बार और कोशिश करो मेरी बच्ची, अगर फिर गिरी तो मैं रहूंगी तुम्हारे साथ, तुम्हें वापस से हौसला देने के लिए, क्योंकि तुम्हारी माँ सा अभी जिंदा है। यकीन मानो कल अगर सुबह उठोगी तो भी तड़पोगी, परसों भी अगर हौसले के साथ उठे तो वह भी, क्या पता तुम उस दर्द से फिर मिलो, लेकिन कब तक? कभी ना कभी तो वह खुद तुम्हारे आगे अपने घुटने टेकते हुए तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चले जाएंगे, इतने कि फिर वापस तुम्हारी जिंदगी में आने की हिम्मत भी नहीं होगी, समझी मेरी? आर्या जो चुपचाप शांति सी खड़ी बस एक टक सामने शीशे में झलक रहे अपने प्रतिबिंब को देख रही थी, उसके कानों में अभी भी बस पीछे खड़ी वैदेही जी की बातें ही गूंज रही थी। पूर्ण विराम। हर वो एक एक शब्द उसके कानों में गूंज रहा था, साथ ही उसके आंखों एक सामने छाया था अपने अतीत की वो यादें, यहाँ ये आर्या कभी कही थी ही नहीं। अचानक से उसकी आंखों से एक बूंद आंसू टपक पड़ा, जिसे देख वो पीछे मुड़ी और फिर अपने समाने गुरूर और रुबाब में बैठी अपनी व्हीलचेयर पर बैठी। वैदेही जी के पास अपने घुटनों के बल बैठ उनकी गोद में अपने एक हाथ को रख। पूर्ण विराम। उसने उनके हाथों को अपने सर पर रखा और फिर उनकी तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं क्यों मासा, हमें अभी भी ऐसा लगता है जैसे वो कभी हमें धोखा दे ही नहीं सकते, ये जानते हुए भी कि बहुत जल्द उनकी दूसरी शादी होने वाली है। हम चाह कर भी उनसे नफरत नहीं कर पा रहे, ये जानकर भी हमेशा उन्होंने हमारी ही बेइज्जती की है उस काया के सामने, हमें ही रुसवा किया है उस 2 टके की किरदार वाली लड़की के सामने। लेकिन फिर भी हमें वो दुख और दर्द नजर ही नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे हम अब सच में पागल हो गए हैं। पागल हमारा तो अब कोई स्वाभिमान ही नहीं रह गया है। माँ सा देखिए, अभी भी ये बेशर्म आंसू हमारे आंखों से ना चाहते हुए भी बहते ही जा रहे हैं, वो भी उनके लिए जिनके लिए हम कभी मायने ही नहीं रखते। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ माँ सा? क्यों हम नहीं कर पा रहे उनसे नफरत? आपको पता है उन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती भी की और जबरदस्ती हमारे करीब भी आ गए, लेकिन फिर भी हम उन्हें एक रेपिस्ट नहीं मान पा रहे हैं। भले ही हम कभी उन्हें माफ ना कर पाए जो उन्होंने हमारे खिलाफ जाकर हमें छुआ था, और यकीनन हम करेंगे भी नहीं, और इसकी सजा भी उन्हें जरूर मिलेगी, लेकिन हम क्योंकि उन्हें देखकर अपने दर्द को वापस महसूस करने लगते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा मासा, क्या करें हम? उद्धरण चिन्ह। शू, पहले तो शांत हो जाओ और उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनो। उनके इतना कहते ही आर्या ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और फिर उनकी तरफ देखने लगी। कभी कभी हम जैसा देखते हैं या सुनते हैं वो सच नहीं होता मेरी बच्ची। उद्धरण चिन्ह। कभी कभी हमें खुद भी दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचने की कोशिश करनी चाहिए, वरना फिर हम अपनी पूरी जिंदगी दर्द और दुखों से ही घिरे रहेंगे। सच कहूँ तो हम आपको पिछले 6 महीनों से ढूंढ रहे हैं, वो सच बताने के लिए जिससे अनजान आप खुद अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। खास आप हमें पहले मिली होती तो आपको इतना दर्द न सहना पड़ता, लेकिन अब बस बहुत हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनो, अब से तुम्हें सबसे पहले पुरानी वाली आर्या कपूर बनना होगा। वो आर्या कपूर जिसके पैरों के नीचे भी रहने की उस काया की औकात नहीं है। वो आर्या कपूर जिसने कभी किसी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आज इन सब दुखों और दर्द का कारण सिर्फ तुम हो, और यह सच्चाई मैं तुम्हें कब से बताना चाहिए थी। तुम्हें ये बताना चाहती थी कि तुम्हारी चुप्पी और सिदापन ही तुम्हारे गले का फंदा बनते जा रहा है। अब भी वक्त है, वापस आ जाओ, पूरी हिम्मत के साथ खड़ी हो जाओ और दिखा दो सबको कि असली आर्या कपूर कौन है। ये बात बात पर रोने और शांत रहने वाली या फिर सबकी नाक में दम करने वाली? समझी? अब तुम्हें अबला नहीं सबला बनना है, गोरी नहीं काली बनना है। अगर तुम किसी से नफरत नहीं कर पा रही और उससे इफेक्ट भी हो रही हो,
तो उस इंसान को ही अपनी जिंदगी से किसी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो। बेशक तुम्हें समय लगेगा, लेकिन जब जागो तब सवेरा, ये बात तो सुनी है ना? तो बस अपने महादेव का नाम लो और कल से ही हमारी नटखट आर्या बन जाओ, जिसे हम सब बहुत मिस कर रहे हैं। और रही बात त्रिजल और काया की, तो उन दोनों को जब मेरी पुरानी वाली आर्या वापस आ जाएगी न, तब उनके घमंड और गुरूर को मिट्टी में मिला देगी, समझी? चलो अब ये रोना धोना बंद करो और बी अ स्ट्रॉन्ग गर्ल नाउ। भूलो मत आर्या, तुम्हारे सपने कितने बड़े हैं। तुम्हारे सपनों के साथ ही तुम्हारे माँ बाबा के भी सपने जुड़े हुए हैं, जिन्हें तुम्हें पूरा करना है। क्योंकि जिस आर्या सूर्यवंशी को मैं जानती हूँ, उसके लिए उसके सपनों की मंजिल से बढ़कर कुछ और नहीं है। तुम जिस सपने के लिए बचपन से लड़ती आए हो, उसे यूं ही भूल कर रुस्वा ना करो मेरी बच्ची। तुम्हें अभी अपने पंख फैलाकर पूरे आसमान में सबसे ऊंचा उड़ना, ताकि ये दुनिया देख सके कि आज के समय में एक पति के नाम के बिना भी एक लड़की का खुद का नाम और स्वाभिमान होता है। वैदेही जी की एक एक बात आज आर्या के दिल को छू कर गुजर रही थी। पूर्ण विराम। बड़ी किस्मत वाली थी वो माँ के नाम पर। भले ही बचपन में अपने माँ बाप को खो चुकी हो, लेकिन उनके बदले उसे एक ऐसी माँ मिली जो अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर उसे मानती थी। उसके हर एक खराब और कठिनाई भरे समय में उसका हाथ कसकर पकड़ हर कदम उसके साथ खड़ी रहती थी। अगले ही पल आर्या तुरंत वैदेही जी के गले से जा लगी। पूर्ण विराम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मासा, कि आप हमारी जिंदगी में आए, हमारी मासा बनी, और यकीन मानिए महादेव का दिया हुआ सबसे बेहतरीन और कीमती तोहफा है आप हमारे लिए। आज हम आपसे वादा करते हैं, अब चाहे कुछ भी क्यों न हो जाती, ये आर्या कपूर अपने मंजिल और अपने सपनों को पूरा करके ही रहेगी। अपने साथ हुई हर जाति का हिसाब बराबर करके रहेगी। आई एम नॉट गोइंग स्पेयर एनी ऑफ देम। अब ये देम में कौन कौन है आपको आगे आने वाले पार्ट्स में पता चलेगा, और साथ ही इसी के साथ जल्दी ही आपको कहानी में एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा, आर्या का बदला। स्माइल विद हॉर्न्स। हम ये हुई ना बात, चलो अब इसी बात खाना खा लेते हैं। वो क्या है ना, अब इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया है तो मेरी सारी एनर्जी लास्ट हो गई। आ जाओ। वैदेही जी ने कमरे के बाहर खड़े सर्वेंट को अंदर आने का इशारा करते हुए आर्या से कहा, जिसे सुन आर्या के चेहरे पर नाराजगी छा गई। उसे सच में बुरा लगा कि अभी तक उसकी मासा ने उसके कारण खाना नहीं खाया है, लेकिन पहले खाने का ध्यान लगाते हुए उसने उन्हें अभी कुछ कहना सही नहीं समझा। वो खुद उठी और टेबल पर खाने की एक ही प्लेट लगाते हुए उसने सबसे पहले वैदेही जी को पहला निवाला खिलाया और फिर उनके सामने अपना मुंह खोलकर बैठ गई, जिसे देख वैदेही जी के होंठों पर मुस्कान खिल उठी। धत पागल। उसके सर को हल्का सा सहलाते हुए उन्होंने कहा और फिर उसे खिलाने लगी। पूर्ण विराम। कभी आर्या उन्हें खिलाती तो कभी वो आर्या को। सच में ये सास बहू का रिश्ता नहीं था, ऐसा हो भी नहीं सकता था। ये एक माँ बेटी का रिश्ता तय मेरे शायद से उससे भी बढ़कर। कमरे के बाहर खड़े शिवराज जी शांति से बाहर खड़े उन दोनों माँ बेटी को ही देखे जा रहे थे। अंत में उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर अपना सर निराशा से हिलाते हुए खुद से बड़े ही अफसोस के साथ कहा, ना जाने मेरा बेटा कब सुधरेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ वो वहां से थर्ड फ्लोर बने स्टडी रूम में चले गए, जहां पहले से कुछ फॉरेनर्स लोगों के साथ साथ इंडियन लोग भी बैठे हुए थे। शायद उनकी यहाँ कोई मीटिंग चलने वाली थी, जिसके लिए उनका ही इंतजार हो रहा था। हालांकि वो अकेले नहीं थे, उनके साथ इस वक्त अभिराज जी भी मौजूद थे। पूर्ण विराम। एपिसोड 25 त्रिजल सूर्यवंशी का मकसद। अब आगे एक बड़े से विला के आलीशान से हॉल में रखे एक बड़े से सोफे पर बैठी इरा लगातार बिना रुके बस जल्दी जल्दी अपने हाथ में पकड़े खाने से भरी थाली लिए हुए बैठी खाए जा रही थी, जबकि उसके ठीक सामने रखे सोफे पर बैठा सर्वस्व उसे ही शांति से देखे जा रहा था। अगर उसे इस तरह से परिवार के किसी सदस्य ने देखा होता तो यकीनन वो इसे सपना समझता। पूर्ण विराम। क्योंकि उस सर्वस्व और इस सर्वस्व में जमीन आसमान का अंतर था। हालांकि अगर उसे इस तरह से सूर्यवंशी साहब, सर्वस्व के दादाजी बलराज सूर्यवंशी, ऐसे देखा होता तो यकीन मानिए उन्होंने अभी ही इरा और सर्वस्व की बिना मंडप और पंडित के ही शादी करवा देनी थी। आखिर उनका हमेशा से बेफिक्र और बेपरवाह सा रहने वाला पोता आज किसी को लेकर तो सीरियस हुआ। पूर्ण विराम। ऐसा नहीं था कि उन्हें अपने पोतों के असली चेहरे के बारे में ना पता हो, पर कुछ मामले ऐसे थे जहां उनके सभी पोते 0% भी प्रोग्रेस नहीं कर पाते थे, और वो था दुनिया वालों से ढंग से पेश आना। खैर ये तो बाद की बात है। अभी के लिए मासूम सी एरा खाई जा रही थी और सर्वस्व बस उसके फूलते पिचकते हुए गालों को निहारे जा रहा था। कुछ देर और खाने के बाद एरा ने खुशी से भर अपने हाथ में पकड़ी हुई पूर्ण विराम प्लेट को सामने रख पानी पीते हुए
उसने अपना हाथ धुला और फिर अपने होंठों पर मुस्कान सजाए हुए सर्वस्व के पास जा खड़ी हो गई, जो खुद भी उसकी हरकतों को ही बार बार नोटिस कर रहा था। उसने इरा के चेहरे को ध्यान से देखा और फिर अचानक से उसकी आंखें चमक उठी और उसके होंठों पर तिरछी मुस्कान उभर आई। अगले ही पल अचानक से उसने इरा के साथ को पकड़ा आई, फिर उसे अपने लेग पर बिठाते हुए उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भर उन्हें अपने चेहरे के करीब लाते हुए कहा, यू आर स्टील अ बेबी स्वीट हॉट। इसी के साथ इरा कुछ समझ पाती उससे पहले ही सर्वस्व ने उसके चेहरे को और आगे कर उसके होंठों के किनारे लगे राइस के एक दाने को बड़ी ही शरारत से देखते हुए उन पर अपने होंठ रख उन्हें अपने होंठों में फंसा लिया, जिसे महसूस करते ही इरा की आंखें एकदम से हैरानी के कारण बड़ी बड़ी हो गई। उसे समझ ही नहीं आया अभी हुआ क्या, लेकिन अगले ही पल जैसे ही उसे अपने होंठों पर गीलापन महसूस हुआ, उसने हल्का सा अपनी नज़रों को नीचे झुकाकर देखा जहां सर्वस्व पूरी दुनिया से बेखबर हो। उसके नन्हे नन्हे होंठों को अपने होंठों में भर हुए पूरे पैशन के साथ चूमे जा रहा था। उसके हाथों की उंगलियां लगातार इरा के बालों में उलझी जा रही थी, जो अब बिल्कुल सामान्य हो चुकी थी। उसके चेहरे पर किसी भी तरीके का कोई भी हैरानी या घबराहट के भाव नजर ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि उसे पता नहीं था को सर्वस्व उसे किस इंटेंशन से किस किए जा रहा था। उस बेचारी को तो अभी भी यही लग रहा था कि जैसे कभी कभी उसकी दाई माँ उसके माथे और गालों के साथ साथ उसके नाक पर भी हल्का सा चूम लेती थी, वैसे ही सर्वस्व भी उसे ऐसे ही प्यार से चूम रहा हो। पूर्ण विराम। लेकिन वो मासूम अभी तक सर्वस्व के पैशन को पहचान ही नहीं पाई, जो किसी और तरीके से किसी और ही रिश्ते के दहलीज पर खड़ा होना चाहता था उसके साथ, जिसके जहन में अब वो बस रही थी। उस जहन में जहां सिर्फ कोडिंग और कंप्यूटर के नए नए सॉफ्टवेयर की प्रोग्राम हर घड़ी बनती बिगड़ती थी। धीरे धीरे करके पूरे 4 मिनट बीत गए और अब इरा की सांसें उखड़ने लगी थी। पूर्ण विराम, जिसे महसूस कर ना चाहते हुए भी सर्वस्व ने उसके होंठों को आज़ाद कर दिया। इरा की सांसों के घुटने के कारण सर्वस्व ने कुछ पलों तक उसके होंठों को आज़ाद कर उसकी पीठ को सहलाना चालू कर दिया और फिर जैसे ही वह नॉर्मल हुई, उसने एक बार फिर से उसके नन्हे नन्हे होंठों को अपने होंठों में भर पूरी शिद्दत के साथ चूमने लगा, जिससे इस बार परेशान हो इरा ने उसके बाहों से आज़ाद होने की कोशिश करनी पूर्ण विराम चालू कर दी, जिससे अब परेशान होकर कुछ ही मिनट के बाद सर्वस्व ने उसके होंठों को आज़ाद कर ही दिया। आपको जब किसी लेनी ही थी तो आप मेरे सॉफ्ट से गालों पर ले लीजिए, लेकिन मेरे होंठों को नहीं छूना। देखो कैसे आपने काट लिया, वैसे किस्सी तो गालों पर होती है ना, होंठों पर भी किस्सी ली जाती है क्या अंकल? अगर ऐसा तो फिर ताई माँ ने मुझे पहले किस्सी क्यों नहीं दी? उद्धरण चिन्ह। इरा की इस बात पर सर्वस्व उसे चिढ़ से भरे भाव के साथ घूरने लगा। मतलब इस लड़की को अभी तक सिर्फ वो 5 साल वाली किस्सी ही याद है, किस क्या होता है ये अभी तक पता नहीं। चल बेटा सर्वस्व, अब तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने इस खगोश की कोडिंग नॉर्मल इंसानों की तरह करने में। महादेव धन्य हो आप, मन ही मन सर्वस्व ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा और फिर सामने खड़ी इरा को अपनी गोद में उठा। लिफ्ट की मदद से वहां से सीधा सेकंड फ्लोर पर बने एक कमरे में चला गया, जिसे आज ही उसने तैयार करवाया था। लो ये तुम्हारा कमरा है, वो देखो वो वॉशरूम है, उधर क्लोसेट जहां तुम्हारे लिए कपड़े मैंने पहले से ही रखवा दिए हैं। जाओ जाकर कपड़े बदल कर आराम कर लो, तब तक मैं बाहर से आता हूँ, ठीक है? उसकी इस बात पर इरा ने पूरे कमरे को अपनी चमकती हुई आंखों से देखते हुए पूर्ण विराम अपना सर हाँ में हिला कर दिया और फिर वहां से धीरे धीरे वहां उस कमरे में रखी एक एक चीज को ध्यान से देखते हुए क्लॉथ सेट की तरफ बढ़ गई, जिसे देख सर्वस्व में कमरे के दरवाजे पर लगे पासवर्ड को देखा और फिर तुरंत वहां से बाहर निकल उसने विला के सारे विंडो, एग्जिट डोर और पासवर्ड बोर्ड को अपने फोन से लॉक कर दिया। वो उस विला के गार्डन में आया जहां एक लंबा चौड़ा गार्ड पेड़ों में पानी दे रहा था। पूर्ण विराम मैक्स, लेट्स गो। मैक्स सर्वस्व सूर्यवंशी का सबसे खास आदमी, देखा जाए तो असल मायने वो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड था, जो हर वक्त उसके साथ किसी साय की रहता था। लेकिन आज सुबह सर्वस्व बिना उसे बताए कार उठाकर सीधा सड़क पर निकल पड़ा था, जहां से उसे इरा मिली। खैर मैक्स ने भी अपने बॉस की बात पर अपना सर हिलाते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन अचानक से वो रुका और फिर अपने हाथ में पकड़े पानी के केन को वही फेंक वापस आगे बढ़ गया। पूर्ण विराम एक अंधेरे से कमरे में, ये कब तक चलेगा तुम्हारा? मुझे समझ नहीं आता, तुम्हें लोगों को जब एक पल में खत्म करने आता है, फिर तुम पिछले 10 सालों से कैसे चुपचाप बैठ सकते हो, वो भी मेरी बच्ची को दर्द देकर। हम बोलो तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है? वो तुमसे अब नफरत करने लगी है, नफरत जिसका अंजाम सब कुछ ठीक हो जाने के बाद बेहद खराब होने वाला है।
अपने रोलिंग चेयर पर बैठे शिवराज जी ने बिना किसी भाव के पूर्ण विराम शांत से लहजे में अपने ठीक सामने बालकनी के पर्दे के उस तरफ देखते हुए अपनी ओर पीठ किए खड़े एक साये से बोले, जो अब भी बस एकटक समाने की तरफ देख रहा था। उस शांत से अंधेरे में डूबे कमरे में इस वक्त सिर्फ वो, उसके डेड और उनसे कुछ दूरी पर बैठा अक्षत, बस यही 3 लोग मौजूद थे। त्रिजल ने कुछ पलों तक तो एक लफ्ज नहीं कहा, लेकिन उसके होंठ अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहे थे। पूर्ण विराम। उसने एक लंबी सांस ली और फिर उसके होंठों पर एक डेविलिश मुस्कान उभर आई। उसने बिना पीछे मुड़े हुए शिवराज जी से कहा, आजकल आप अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर मेरी बीवी पर कुछ ज्यादा ही ध्यान नहीं दे रहे हैं डेड। हम उसकी इस बात पर शिवराज जी ने अपना सर निराशा से हिला दिया और फिर दूसरी तरफ बैठे अक्षत की तरफ देख अफसोस के साथ कहा, मेरा तो बेटा है ये, जिसे मैं थोड़ा बहुत तो अच्छे तरीके से जानता ही हूँ और इसकी पागलपन और सनकीपना को भी मैं दुनिया से छुपाता भी आया हूँ। लेकिन तुम कैसे इसे अभी तक झेल रहे हो? क्या तुम्हें आज तक कभी भी किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं पड़ी इसे और इसके बर्ताव को समझने में? पूर्ण विराम। शिवराज जी की इस बात पर अक्षत ने भी इस बार बड़े अफसोस के साथ कहा, क्या बताऊं अंकल? पूछिए मत, मैं यहाँ खुद से नहीं बैठा हूँ, बल्कि इसके डोमिनेटिंग और धमकी भरी बातों के कारण यहाँ इसके पास रहकर इसकी पागलपन वाली हरकतें देखनी पड़ती है। बाकी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत कैसे पड़ सकती है, जब इतना बड़ा माइंड चेंजर यहाँ मेरे साथ बीते 24 घंटों किसी साई की तरह चिपका रहता है। खैर, मेरी दुख भरी कहानी बहुत लंबी है, फिर कभी फुर्सत से सुनाऊंगा आपको, वरना अगर आज ही सुनाई तो कल का सवेरा नहीं देख पाऊंगा। आपके बेटे का कोई भरोसा नहीं कब मुझे टपका दे। अक्षत की बात पर त्रिजल ने एक तिरछी निगाह उसके ऊपर डाली और फिर उसे एकदम से इग्नोर कर दिया। पूर्ण विराम। मेरी तो समझ ही नहीं आता, ये लड़का क्या खाकर पैदा हुआ था? मेरा बेटा होकर भी कभी अपने बाप से ये पूछने तक नहीं आता कि डेड क्या आप ठीक है, आपकी तबीयत कैसी है? एक ही और एक इसकी माँ, दोनों माँ बेटे एक जैसे हैं। शिवराज जी ने अक्षत की बात पर निराशा जताते हुए बड़े ही अफसोस के साथ कहा, जिसे सुनकर त्रिजल बालकनी के हट उनकी तरफ आते हुए बेहद गंभीर भाव के साथ बोला, वही डेड जो आपने खिलाया था। गुरूर, रुतबा, ये आसमान छूती मेरी कामयाबी, ये चारों तरफ फैलती मेरे नाम की दहशत, ये सब कुछ आपका खिलाया हुआ है। इतनी जल्दी कैसे भूल गए आप? पर यकीन मानिए, मेरा ये जुनून, मेरा सनकीपन और ये पागलपन सब कुछ मेरा खुद का बनाया हुआ है, जिसका कारण सिर्फ आप है। और यकीनन मुझे इस बात की बेहद खुशी है, उद्धरण चिन्ह, कि मैं आपका बेटा हूँ। हाँ, पर ये मत सोचिएगा कि अब मैंने जब ऐसा कह दिया है तो आपकी वो स्टूपिड सी शर्त मान जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपनी मंजिल और राह दोनों ही चुन ली है, जिसे पूरा करना मेरा जुनून नहीं, मेरी जिद है। और यकीनन त्रिजल सूर्यवंशी की जिद का अंजाम क्या होता है ये आपसे बेहतर कौन जान पाएगा भला। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। उसका चेहरा, उसकी आंखें और वह खुद अब बेहद सीरियस हो चुका था। उसकी आंखों में झलक रहे जुनून की आग को सामने बैठे शिवराज जी और अक्षय बखूबी देख पा रहे थे, और अब उन्हें ये विश्वास हो चुका था कि ये त्रिजल सूर्यवंशी अपने मकसद को पूरा किए बगैर चैन से नहीं रहने वाला और न ही उन सबको चैन से रहने देने वाला है। उसकी इस बात पर शिवराज जी खड़े हो उसके पास जा उसके कंधे को थपथपाते हुए बोले, तुम जो कुछ भी करना चाहते हो और जैसे भी करना चाहते हो करो, मैं तुम्हें कभी नहीं रुकूंगा। इनफैक्ट मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा, पर अपने रिश्ते को बचा लो। अपनी आयु को अपने आप से दूर जाने से रोक लो, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। अभी उस दर्द में जी रही है जिसकी वह हकदार ही नहीं है। चलता हूँ। पूर्ण विराम। इसी के साथ उन्होंने अक्षत के सर पर अपना साथ प्यार से फेरा और फिर उसके बालों को बिगाड़ते हुए एक नज़र पीछे खड़े त्रिजल की तरफ देख कर वह वहां से बाहर निकल गए, जबकि अक्षत ने उनके जाने के बाद अभी फोन में देखते हुए त्रिजल से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर उसके होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट उभर आए और फिर उसने अपने गर्दन पर बड़े ही अजीब ढंग से उंगलियां फिराते हुए कहा, ठीक है फिर, जस्ट बी रेडी। वक्त आ गया है गेम को शुरू करने का, और इस गेम सबसे पहले बलि चढ़ेगी काया सिन्हा के अरमानों और उसके सपनों की। परसों तक सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए, समझे? साथ ही इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए कि परसों इतना बड़ा लाइव शो चलने वाला है। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा बच्ची, तुम्हें भी। उद्धरण चिन्ह। इसी के साथ वो अजीब तरह की अजीब सी धुन में सीटी बजाते हुए वहां से बाहर निकल गया, जबकि पीछे खड़ा अक्षत अभी भी बस उसे ऐसे ही खड़ा देखता ही रह गया। मतलब हद है, वो यहाँ भी उसे अकेला छोड़कर बाहर निकल गया। इसे तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा, और देखना तुम, ये सबक मैं नहीं बल्कि मेरी बहन सिखाएगी तुम्हें, वो भी बहुत बड़ा मजा आएगा अब।
इसी के साथ वो भी वहां से परसों होने वाले धमाके की तैयारी करने चला गया। पूर्ण विराम। डियर रीडर्स, आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलें, साथ ही लाइक करना भी, ताकि हमें पता चल सके कि कहानी का फ्लो अब धीरे धीरे बन पा रहा है या नहीं। मिलते हैं कल एक नए पार्ट और कुछ नए रंग के साथ, आर्या के बदले हुए तेवर के साथ और अपनी पुरानी द आर्या कपूर से मिलने। तब तक के लिए बने रहिए मेरे यानी अपनी दिया के साथ। पूर्ण विराम।